हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक बंधन। माय नेम इज अमन सिंह। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने कुछ डिस्कशन किया था अबाउट सम टाइप्स ऑफ राइट्स। पॉलिटी में हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से स्पीड से चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग का जो प्रॉपर सेशंस हैं वो प्रॉपरली कंडक्ट हो रहे हैं। सो इफ़ यू टॉक अबाउट यस्टरडेज लेक्चर, कल के लेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग ने कुछ टाइप्स ऑफ राइट्स को डिस्कशन किया था, राइट। कुछ टाइप्स के, कुछ तरह के तरीके के अधिकार हैं आपके पास, उनके बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया था। उसको डिस्कशन करके आपको मैं याद दिला देता हूँ। जैसे हम लोग ने बात की थी ऑर्डिनरी लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और हमारे मंदिर में रखे हुए पैसे, जिसे हम लोग क्या करते हैं, पार्ट 3 बोलते हैं, और वो क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स। इसके तहत आपको ये तो जरूर पता लग गया होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारा किस में है, वो पार्ट 3 में है हमारे। और जो पार्ट 3 में राइट्स होती हैं उनको हम लोग क्या बुलाते हैं, फंडामेंटल राइट्स। और इसके ऊपर मैंने आपसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछा था, जिसको मैंने पूछा था, all rights are all constitutional rights are fundamental rights, is this true or false? All rights are fundamental rights, is this true or false? This is definitely a false statement। और अगर मैं बात करूं करेक्ट स्टेटमेंट की, तो हम लोग ये कह सकते हैं all fundamental rights are constitutional rights। ये चीजें हम लोग ने डिस्कशन की थी। क्यों? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर ओनली दोज राइट्स जो कहां पे है, जो हमारे पार्ट 3 में है। जो पार्ट 3 में है सिर्फ वही हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, वही हमारे मूल या मौलिक अधिकार हैं। अदरवाइज बाकी हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है। इसी डिस्कशन को अब हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे, और भी चीज़ों को डिस्कस करना है हम लोग को अच्छी तरीके से। अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब अगर मैं बात करूं अपने फंडामेंटल राइट्स, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, तो इसके बारे में मुझे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। माय क्वेश्चन इज विद मतलब ये थोड़ा सा हटके मैं आपसे पूछ रहा हूँ। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज अ पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ऑर्डिनरी लीगल राइट। अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डिनरी लीगल राइट और फंडामेंटल राइट के बीच में कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, तो ये अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इसका क्या जवाब देंगे? अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जो हम लोग ने अभी तक पढ़ लिया है उसको बेस में रख के आप क्या उत्तर देना चाहेंगे, क्या आंसर देंगे? सर, इसका अगर आप आंसर नहीं जानते हो तो मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स होता है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स होता है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद से। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। लेकिन ऑर्डिनरी लीगल राइट, जो ऑर्डिनरी लॉ हैं, उनके तहत ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं। अगर आपका ऑर्डिनरी लीगल राइट या ऑर्डिनरी राइट जो है आपका, वो अगर वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो डेफिनेटली यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो विदाउट, आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पहले हाई कोर्ट जाना है या आपको कहीं जाना है। आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो? आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सो दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग। अब ये जो पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए ऑर्डिनरी लीगल लेजिस्लेशन है या ऑर्डिनरी लॉ है कोई, ऑर्डिनरी राइट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक लेजिस्लेशन पास किया, एक लेजिस्लेशन पास किया ऑर्डिनरी प्रोसेस से, वो चेंज हो सकता है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है उसको चेंज करने का तरीका है सिर्फ और सिर्फ किसमें? आर्टिकल 368 में। और इसी के तहत वो क्या हो सकता है, वो अमेंड हो सकता है। इसके बारे में हम लोग ने कल डिस्कशन भी किया था कि अमेंडेबिलिटी, और ये जो अमेंडेबिलिटी है ना, इसी को आज हम लोग एकदम प्योर तरीके से देखेंगे, एक इन डेप्थ पढ़ेंगे कि भाई कैसे चीज़ें जो थी वो किस तरीके से चल रही थी जब पहले की बात मैं करूँ। अब आइए, तो मैं अब डिस्कशन करूंगा आपसे अपने प्रॉपर टॉपिक का, जिसका हम लोग को नाम पता है अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, माय क्वेश्चन इज, सर कैन यू टच टेम्पल्स मनी? जो मंदिर में रखा हुआ पैसा है, क्या आप उसको टच कर सकते हो? सर टच तो छोड़ो, आप उसको उठा के अपनी जेब में भी रख सकते हो। अब सोचिए, ये चीजें अभी तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ क्योंकि आज 28 है, तो आज मैं आपको इजीली ये चीज बता पा रहा हूँ। बट ऐसे इमेजिन करिए कि दिस ईयर इज 1951। हम लोग अभी 1951 के एरा में हैं। ये आप इमेजिन करिए, 1951 के ईयर में हम लोग अभी, ये इमेजिन करिए। अब 1951 में ये क्वेश्चन आया कि सर कैन वी अमेंड दिस पर्टिकुलर, या कैन वी डिस्टर्ब दिस फंडामेंटल राइट? क्योंकि हम लोग ने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जो हमारा मंदिर में रखा हुआ पैसा है वो सिर्फ पैसा ही नहीं है, वो क्या है, वो सेक्रेड मनी है सर। वो दिव्य मनी है, दिव्य पैसा है वो।
वो जो पैसा है वो उसको चुराना सिर्फ और सिर्फ एक गुनाह या एक क्राइम ही नहीं है। मैं हर चीज को 2 लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश, सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स कुड गेट इंटरेक्टेड विद मी, राइट। तो सारे बच्चे जो हैं, सारे स्टूडेंट जो हैं वो इंटरैक्ट कर पाए प्रॉपरली, इस वजह से आई एम टॉकिंग इन बोथ द लैंग्वेज, इसीलिए मैं दोनों लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। बिकॉज लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर, इंस्टेड इट शुड बी द मीन्स। लैंग्वेज से ये नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, राइट। तो पर्पस जो है वो सर्व होना चाहिए। अब मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि जो मंदिर में रखा हुआ पैसा है वो क्या है, वो सेक्रेड मनी है। इट इज अ सेक्रेड मनी, राइट। वो होली पैसा है, वो एक दिव्य मनी है, होली है वो। उसको चुराना सिर्फ और सिर्फ एक क्राइम या एक गुनाह नहीं है, वो क्या है, उसको चुराना एक सिन है, एक पाप है। उसको आप चुराते हो तो सिर्फ आपने गुनाह नहीं किया, आपने क्राइम नहीं किया, आपने क्या किया, आपने पाप भी कर दिया। मुझे तो ये पता था कि सर किसी से भी पंगा लेने का, लेकिन भगवान से पंगा नहीं लेने का। तो हमने तो ये देख लिया कि ये जो पार्ट 3 है, इसमें अगर कोई चीज है तो उसको हम लोग छू नहीं सकते, उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे तभी अच्छा है, क्योंकि अगर हम लोग उसको टच कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, हम लोग पाप कर रहे हैं, राइट। हम लोग पाप भी कर रहे हैं, क्राइम भी कर रहे हैं, और साथ में हम लोग पाप के भी भागीदार बन रहे हैं। तो अब होता क्या है, देखिए, हम लोग जब शुरुआत में यही आए ना कि हमें डिस्टर्ब नहीं करना है इन चीजों को, हमें इनको डिस्टर्ब नॉट टू बी डिस्टर्ब देंगे, इसमें जो चीजें हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो सकती। अब ये आ जाती है हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 थी। अब चलिए ठीक है, पार्लियामेंट कुछ ऐसा ही करेगा, पार्लियामेंट 1951 में है तो कुछ ऐसा ही करेगा, वो कुछ इस प्रकार से। पहली बात तो ये थी कि डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन अब आप डिस्टर्ब भी कर रहे हो, और ये डिस्टर्ब कर रहे हो, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। अब आप डिस्टर्ब भी कुछ इस प्रकार से कर रहे हो कि जो उसकी स्ट्रेंथ थी, जो उस पर्टिकुलर की स्ट्रेंथ थी, वो अब कम होकर उसकी वीकनेस दिखाई दे रही है हमको। हमें उसको दिख रहा है कि ये आपने इसको मजबूत तो नहीं और ज्यादा कमजोर बना दिया इस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को। हमने ये देखा कि आपने सर क्या किया, आपने ये जो फंडामेंटल राइट है, आपने कुछ इस प्रकार से इसको क्या किया, डिस्टर्ब किया कि ये मजबूत बनने की जगह क्या हो गया, ये और वीक बन गया। ये इसकी प्रॉब्लम नंबर 2 है। अब देखिए सर क्या होता है, अब होता क्या है कि सर हमारे पास कुछ आर्टिकल्स थे हमारे पास, कुछ आर्टिकल्स थे हमारे पास। होता क्या है ना सर, होता क्या है, मैं आपसे पूछूंगा सर, व्हाट वाज द डेट व्हेन अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड या बिगिन या कमेंस्ड? व्हाट वाज द डेट व्हेन आर दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिगिन? 26th ऑफ व्हाट, 26th ऑफ व्हाट, जनवरी 1950। ठीक है सर, ये जो डेट थी इसमें क्या हुआ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या हो गया, वो स्टार्ट हुआ, राइट। ये जो डेट थी इसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो वहां से लागू हुआ, स्टार्ट हुआ, बिगिन हुआ, कमेंस्ड हुआ, राइट। दिस वाज अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा 13 क्लॉज 1 था ना, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे। अब ये जो डेट है, ये जो पर्टिकुलर डेट है, ये जो डेट है, इन इंडिया लॉज वर मेड बिफोर दिस डेट और आफ्टर दिस डेट। भारत में जो लॉ बनते हैं वो इस डेट के पहले के बनते हैं या इस डेट के बाद भी बन रहे हैं? क्या हो रहा है सर? सर बोथ, बिल्कुल दोनों में ही। पहले भी कुछ लॉज बने थे और अभी भी लॉज बना रहे हैं। आप देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट, ये सब चीजें हमको अभी भी देखने के लिए मिलती हैं, राइट, मिल रही है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ ली। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, आई हैव मेस्ड अप माय कॉफी, एक्चुअली मेरी कॉफी गिर गई। या सो हम लोग ने ये सारी चीजें कर ली, राइट। हम लोग को पता लग गया कि ये जो 26 आपका जो जनवरी है 1950 के पहले भी लॉज बन रहे थे और बाद में भी बन रहे थे। अब ये जो हमारा 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2 और 13 क्लॉज 3 है ना, ये भी कुछ इसी से रिलेटेड है। ये क्या बताता है कि इसमें ये बताता है कि ये सर क्या है, ये है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसमें क्या दिया है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसमें क्या दिया है सर, सिंपली इसमें दिया है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, वो जो लॉज होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। मतलब अगर कोई भी ऐसा लॉ बनता है, कोई भी ऐसा कानून बनता है जो आपके मूल अधिकार का क्या कर रहा है, हनन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो लॉ जो होगा वो खारिज हो जाएगा, वो लॉ गलत है।
और किस डेट के पहले, इस डेट के पहले की बात हो रही है, 26 जनवरी 1950 से पहले के जो भी लॉ जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, वो नल वॉइड हो जाएंगे। फिर आते हैं हम 13 क्लॉज 2 में। इसमें क्या है, जैसा इसमें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें क्या है सर, इसमें है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब 26 जनवरी 2000 कह रहा हूँ 1950 के बाद के जो भी लॉज हैं, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो भी नल हो जाएंगे या वॉइड हो जाएंगे, राइट। नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड, ये भी चीजें देख ली। और ये जो 13 क्लॉज 3 है, ये क्या है सर, सर ये है, ये जो वो चीज है जहां पे क्या, जो क्या बताता है, हमें बताता है लॉ है क्या, व्हाट इज लॉ, इट डिफाइंस लॉ। हमें ये पता लग गया कि जो 13 क्लॉज 1 है, ये क्या बताता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट के पहले के जो भी लॉज होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, नल एंड वॉइड हो जाएंगे, अगर वो क्या कर रहे हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। 13 क्लॉज 2 क्या बताता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब 26 जनवरी 2000, अरे यार 26 जनवरी 1950 के बाद के जो भी लॉज होंगे, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे नल एंड वॉइड। और 13 क्लॉज 3 क्या बताता है सर, ये बताता है कि ये जो लॉ है ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर लॉ, लॉ है क्या, ये लॉ की डेफिनेशन बताता है कि सर ये चीजें लॉ हैं। जैसे पंचायत ने कुछ बताया, लॉ है, ठीक है, स्टेट ने कुछ बताया, वो लॉ है, सेंटर ने क्या बोल रहा है, सेंटर कुछ लेके आ रहा है, वो लॉ है। तो कोई भी चीजें जो है, वो लॉ होता क्या है, वो आपको कौन बताता है, 13 क्लॉज 3, इसके माध्यम से आपको पता लगता है, ठीक है सर। अब एक चीज बताइए, अब आई हैव अ क्वेश्चन, अगेन आई हैव अ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज, योर क्वेश्चन इज, कैन इट बी पॉसिबिलिटी दैट, कैन इट बी पॉसिबल, कैन it be possibility that parliament pass a law, pass a law and it may violate your particular fundamental rights, violate your fundamental right। बताइए सर, क्या पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास कर सकता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दे? कैन इट बी अ थिंग, इट इज अ पॉसिबिलिटी, इज इट अ पॉसिबिलिटी, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो पर्टिकुलर पार्लियामेंट है वो कुछ ऐसा पास कर दे जिससे क्या हो जाए, आपका फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है सर? बताइए सर। बिल्कुल कर सकता है यार, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कल को पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट है वो कल को एक लॉ पास कर देता है कि जो विमेंस की सैलरी है, विमेंस की सैलरी कम कर देंगे फॉर द सेम वर्क जो मेन कर रहे हैं, अब उनको कम पैसे मिलेंगे या कम वेतन मिलेगा, पास हो सकता है। तो ये क्या वायलेट कर रहा है, ये क्या वायलेट कर रहा है, ये वायलेट कर रहा है आपका राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, ये वायलेट ही तो कर रहा है आपका, आर्टिकल 14 वगैरह ये वायलेट कर रहा है ना, राइट। राइट टू इक्वालिटी आपका ये वायलेट कर दिया इसने। अगर मैं कल को पार्लियामेंट कुछ ऐसा लॉ पास कर दे जिसमें ये लिखा हो कि आज से विमेंस की जो सैलरी है वो कम रहेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंस, मेंस के अगर कंपैरिजन में हम बात करें तो जो विमेंस की सैलरी होगी वो कम होगी, ये 100% श्योरिटी है। तो अब क्या होगा इसमें, व्हाट कैन बी द थिंग, भाई आपका राइट टू जो इक्वालिटी है वो वायलेट होगा ना, राइट। तो दिस इज द थिंग। अब एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि बुक लिखते हैं हम लोग, कल को कुछ ऐसा आता है, कल को पार्लियामेंट वो बुक बैन कर रही है जबरदस्ती बिना किसी मतलब, तो वो क्या वायलेट करे भाई, आपका राइट टू फ्री मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये वायलेट ही तो हो रहा है। बुक क्या है, बुक के माध्यम से आप क्या कर रहे हो, आप बोल ही तो रहे हो बुक के माध्यम से, अगर आप बुक लिख रहे हो तो यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। कल को आपका फेसबुक जो अकाउंट है वो बैन हो जाता है, या उस पे वो पर्टिकुलर आपके नजर रखती है, कुछ ऐसा करती है, तो क्या हो रहा है, ये प्राइवेसी को ही तो दिक्कत आ रही है आपके, है ना, ये प्राइवेसी को दिक्कत हो रही है। जैसे अभी यूएस, अभी आप देखो रिसेंट का एग्जांपल है ये, यूएस ने बोला था कि जो भी अब फॉरेन स्टूडेंट्स आएंगे उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट होगा उस पर हमें वॉच रखेंगे, वो पब्लिक होना चाहिए और हम उसको वॉच भी रखेंगे। दिस इज कंप्लीटली वायलेशन ऑफ पर्टिकुलर प्राइवेसी, राइट। तो दिस इज अ थिंग, ये चीजें हमें रियल में ये सब आपके हेल्प करेंगे किसमें, आंसर राइटिंग में। सो दिस इज अ थिंग। अब यही बात, यही सेम सा, ये जितनी बात मैंने बताई, बुक वाला एग्जांपल और ये फेसबुक और व्हाट्सएप और ये सब वाले एग्जांपल, ये सब सेम बात आपके आर्टिकल 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2 में लिखी है,
यही सारी बातें आपकी लिखी हुई हैं। अब किस तरीके से लिखी हैं, बस थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखी हैं, कुछ अलग फॉर्म में लिखी हैं। मतलब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला डू नॉट मेक लॉ जो क्या करे, आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें। भाई अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों लॉज की बात करूं, तो ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने यही तो बोला कि कोई भी ऐसे लॉ मत बनाइएगा जो क्या कर रहे हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। कोई भी ऐसे लॉ मत बनाइएगा, डू नॉट मेक लॉ, डू नॉट मेक लॉ दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है सर, डू नॉट मेक लॉ दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट। ये चीजें हम समझ गए, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाना है जो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, ये भी समझ गए। अब दोनों में बात सेम है, बस कॉन्टेक्स्ट का डिफरेंस है। और कॉन्टेक्स्ट क्या है हम आपको अभी बताते हैं। कहा इन्होंने कि ये जो चीजें 13 क्लॉज 1 क्या बताया था मैंने अभी आपको, 13 क्लॉज में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नल एंड वाइड। 13 क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, नल एंड वाइड। ये चीजें देख ली हम लोग ने, ये सारी चीजें बता दी। अब आता है हमारे पास क्या, हम कहते हैं कि सर ये आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर तो रहे हो, ये जो आप कह रहे हो ये बड़ी बड़ी बातें आप करते रहो कि ये भी लॉ है वो भी लॉ है, ऐसे क्या चीजें हैं 13 क्लॉज 1 में दिया है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लेकिन ये जो लॉ क्या है, तो हमने बताया कि सर लॉ के लिए आप 13 क्लॉज 3 पढ़ लीजिए, अभी मैं पढ़ा के ही तो आ रहा हूँ पीछे, तो आप 13 क्लॉज 3 मेरी वीडियो से आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा 13 क्लॉज 3 में क्या दिया हुआ है। 13 क्लॉज 3 में दिया है कि लॉ क्या है, इट डिफाइंस लॉ, व्हाट इज लॉ। अब आप ऐसे सोचिए कि ये जो है ना, दिस इज ओनली द सेकेंड ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा साल चल रहा है ये, 1951। अब दूसरा ही साल था हमारे संविधान का और प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, ये सेकंड ईयर ही चल रहा है और इसी में प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिल जा रही हैं कि भाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतने सारी दिक्कतें आ रही। और अब प्रॉब्लम आती है कि भैया मंदिर गए पैसे, जो मंदिर में आप मंदिर गए पैसे छुआ, आप मतलब आप सिंपली ये देखो ना कि आप मंदिर गए, आपने पैसे छुआ, और छुआ तो छुआ, आपने उठा भी लिया, उसको रख भी लिया अपने पॉकेट में, दिस वॉज द प्रॉब्लम। और यही काम तो क्या कर रहा है, यही काम हमारा पार्लियामेंट भी कर रहा है। पार्लियामेंट भी कुछ ऐसा ही काम करेगा, वो मंदिर जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे को टच नहीं करेगा, वो पैसे को चुरा भी लेगा या वह उसको डिस्टर्ब भी करेगा। कैसे, आप ऐसे समझिए। अब एक फंडामेंटल राइट है हमारा, एक फंडामेंटल राइट है जिसके बारे में आप शायद जानते भी होंगे, 15 क्लॉज 1। अब ये जो फंडामेंटल राइट है ये क्या बोलता है, ये बोलता है स्टेट शैल नॉट discriminate, state shall not discriminate on the basis of caste। अब ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मतलब स्टेट को पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ये ठीक है, चलिए समझ गए, ये चीज इन्होंने बोली। लेकिन बाद में ये क्या करते हैं, बाद में ये लेके आते हैं एक पर्टिकुलर हमारा क्या, एक हमारा अमेंडमेंट लेके आते हैं, एक अमेंडमेंट लेते हैं आते हैं क्या, 15 क्लॉज 4। और ये क्या बताता है कि ये मैं आपको नॉर्मली लैंग्वेज में बता दे रहा हूं, स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये चीजें हमें देखने के लिए मिल गई। अब ऐसे समझिए कि ये किसके थ्रू हुआ था सर, ये हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत, इसके तहत ये चीज इन लोग ने चेंज करके लाए। और इसका किसका, कौन से आर्टिकल का यूज किया था, अंडर आर्टिकल 368, अंडर आर्टिकल 368 के तहत इन लोग ने ये सारी चीजों को किया था। चलिए ये भी हम समझ गए। अब होता क्या है इन लोग ने, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ ये क्यों किया था इन लोग ने, ये जो पर्टिकुलर इन लोग ने क्लॉज लेके आए थे ना, इसका रीजन पता है क्या था, इनको एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसको बाईपास करना था, इस वजह से ये चीज लेके आए थे। और इन्होंने ये लोग लेके आए। उसके बाद क्या होता है, अब देखो एक तरफ तो ये क्या कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि स्टेट शैल नॉट में डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं,
दूसरी तरफ प्रोविजन दे विल मेक, प्रोविजन स्टेट विल मेक, स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। दूसरी चीज ये कह रहे हैं। अब तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। एक तरफ आप कह रहे हो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है और दूसरी तरफ क्या कह रहे हो कि हम बनाएंगे इन लोग के लिए कोई ना कोई नए प्रोविजंस। ऐसा आपको लग नहीं रहा कि यार ये चीज थोड़ा गलत हो रहा है? दिस इज कॉन्ट्रडिक्टिंग, राइट? दोनों चीजें एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट हो रही हैं। चलिए ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मंदिर तो गए, मंदिर में जाके पैसे छुए ही नहीं, उसको चुरा भी लिया। मतलब उन्होंने क्या किया, सिंपली आप देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब नहीं किया, उन्होंने सिर्फ डिस्टर्ब नहीं किया, डिस्टर्ब कुछ इस प्रकार से किया कि क्या हो गया, जो एग्जिस्टिंग हमारा लॉ था 15 क्लॉज 1 एग्जिस्टिंग लॉ था वो क्या पड़ गया, वो वीक पड़ गया, वो वीक पड़ गया और ज्यादा वीक हो गया ना, क्योंकि आपने जब ये ले आए तो ये तो वीक पड़ गया, राइट? अब देखिए सर, अभी तो पिक्चर शुरू हुई, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी देखिए ये चीज हुई, फिर आपके पास एक चीज थी, क्या थी सर? वो था आपके पास 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी, सब क्लॉज जी। ये क्या है सर? ये सर राइट टू ऑक्यूपेशन था, राइट टू ऑक्यूपेशन, ये राइट टू ऑक्यूपेशन था। अब ये जो राइट टू ऑक्यूपेशन था, इसमें क्या होता है कि आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी व्यवसाय कर सकते हो। इज दैट ट्रू? क्या ये सही है सर? क्या ये सही बात है कि आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन जो है वो फॉलो कर सकते हो? क्या ये सही है? अगर मैं आपसे पूछूं राइट टू ऑक्यूपेशन जो है, क्या वो सही है? अभी भी आपको दिख रहा है कि आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो? नहीं सर, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो। जैसे मैं बताऊं, न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। न्यूक्लियर रिएक्टर आप नहीं शुरू कर सकते हैं, आपके पास कितना भी पैसा हो आप न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं स्टार्ट कर सकते हो, राइट? ये चीजें हम लोग ने देखी, क्यों? क्योंकि इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इस पे। और वो रिस्ट्रिक्शंस किसकी वजह से हैं? वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कहाँ मेंशन्ड है? दीज आर मेंशन्ड इन 19 क्लॉज 6। अब ये जो क्या है, ये है क्या? रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट टू व्हाट? राइट टू ऑक्यूपेशन। ये क्या है? और ये जो आया था ना सर, ये जो आपका ये आया था 19 क्लॉज 6, ये भी आपका किसके तहत आया था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत ये भी आ गया। फिर चलिए ये भी इन लोग ने सह लिया कि ठीक है भाई। अब देखो पार्लियामेंट करने क्या वाला है, पार्लियामेंट कुछ एक हरकत करने वाला है जो कि बड़ी मस्त सी है। आपको फंडामेंटल राइट की वजह से समझ में देखिए एक चीज समझिए, इन्होंने कहा कि आपके फंडामेंटल राइट्स की वजह से ये जो समाज है उसमें सुधार नहीं आ पा रहा है। ये सारी चीजें तो हम लोग ने डिस्कशन की कि राइट टू ऑक्यूपेशन है। अब राइट टू ऑक्यूपेशन में अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको सारी चीजें। इन लोग ने कहा क्या, पार्लियामेंट ने बोला कि यार ये जो चीजें हैं ना हम लोग ने हटाई तो है, लेकिन हुआ क्या है ना कि आपके फंडामेंटल राइट्स के चक्कर में ये जो समाज है इसमें सुधार नहीं आ पा रहा है। उन्होंने बोला ऐसा कौन सा सुधार नहीं आ पा रहा सर? कौन सा सुधार नहीं आ पा रहा? अब जैसे हमारे कंट्री में ये कौन सा ईयर चल रहा है? 1951। अब 1951 में क्या था सर? 1951 में एक चीज थी जिसको हम लोग बोलते हैं जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या होता था, इस सिस्टम के बारे में बहुत लोगों को पता होगा। थोड़े पीपल, मतलब चंक ऑफ पीपल होल्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड, मतलब लार्ज नंबर ऑफ लैंड्स, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास बहुत ज्यादा लैंड होती थी, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो बड़ा ही ज्यादा क्या था? खराब था। किसी एक के पास बहुत ज्यादा लैंड होती थी और किसी एक के पास बिल्कुल नहीं, राइट? किसी एक के पास बहुत ज्यादा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि ये जो है ना जमींदारी सिस्टम, दिस इज रॉन्ग सर। अब ऐसे समझ लीजिए कि ये जो आगे दो चार लोग आप लोग देख रहे हो, आप ही लोग के पास अगर सारी लैंड और मैं गरीब, राइट, मैं गरीब हूं, मेरे पास लैंड नहीं है, तो मैं कैसे अब अपने अपलिफ्ट होऊंगा? मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? सारा लैंड तो आपके पास है, तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा? नहीं बढ़ पाऊंगा, राइट? तो इसमें सरकार ने बात बताई कि भाई सोशलिज्म एक चीज है हमारे पास,
सोशलिज्म, सोशलिज्म एक चीज है, और ये सोशलिज्म का मतलब पता है क्या होता है कि जो भी चीज है वो क्या है, सारी जमीन अगर देखिए जमींदार के पास ही होगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे। इन्होंने बोला कि जो भी चीज है, सोशलिज्म का मतलब ये होता है जो भी चीज है वो सबके पास होनी चाहिए, वो सबके लिए है। ये चीज उन्होंने बताई। अगर देखिए सारी जमीन जमींदार के पास ही होगी तो हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा ना, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। यही चीज को हम लोग ने क्या दिखाया, इसी चीज के लिए हम लोग ने जमींदारी सिस्टम को क्या बोला कि खत्म करो। सरकार ने बोला कि इसको खत्म करो, किसको, जमींदारी सिस्टम को, इसको खत्म करना चाहिए हमें, राइट। तो अब ये जो हुआ, इट विल अलाउ व्हाट, इन्होंने बोला कि जब जमींदारी सिस्टम खत्म हो जाएगा तो सारा जो लैंड है वो किसके पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन हम अच्छे से कर देंगे सबके पास। ये चीजें हो गई। अब इससे हमारा क्या हुआ, समझ लीजिए कि जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया, राइट। ये चीजें हमने देखी। लेकिन अब आप एक बात बताओ, अगर ऐसा करते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो सिंपली सोचिए ना कि वो लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो कोर्ट में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, राइट। वो बोलेंगे मेरा राइट है, मेरा राइट है कि हम, मैं भाई अपने पास अपनी चीजें, भाई राइट टू प्रॉपर्टी उनका राइट था, उनका राइट था ना, राइट टू प्रॉपर्टी। तो उन्होंने बोला देखिए तो मेरा राइट है, मेरी प्रॉपर्टी ले लिया, राइट। एंड ट्रस्ट भी, कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा, उन्हीं के फेवर में अपना जजमेंट पास करेगा। क्यों, बिकॉज जो लिखा है वो सिंपल चीजें वो लिखी हुई हैं, कोर्ट विल ऑल्सो सपोर्ट देम, राइट। दिस वाज द थिंग। ये चीजें हम लोग ने समझ ली। अब आप ऐसे समझिए कि इतनी सारी चीजें अगर हो गई, कोर्ट वो लोग चले गए, सब कुछ हो गया। एग्जाम्पल ऐसे बताइए, आप ऐसे सोचिए कि कभी मर्डर करने का मन हुआ है, कभी भी मर्डर करने का मन हुआ है, कभी मर्डर करने का मन हुआ है तो किस तरीके से हुआ है। एग्जाम्पल देता हूं कि अगर मान लीजिए मर्डर करने का मन हुआ है तो किस तरीके से हुआ है, व्हाट वाज द वे, राइट। अब देखिए मर्डर करना है करो, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन पकड़े ना जाओ तब मजा है, राइट। दिस इज अ एग्जाम्पल, डिस्क्लेमर, ये चीज कभी मत करिएगा। तो क्या हो गया, कहने का मतलब है कि अगर आप पकड़े ना गए हो, जैसे सोनम वाला अभी जो केस चल रहा है उसमें अगर वो जो लेडी है वो पकड़ी ना जाती तब शायद उसके लिए मजा था, राइट। लेकिन वो पकड़ ली गई। अगर उसने ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े होते तो शायद ना पकड़ी जाती। तो अब मैं आपको बताता हूं कुछ कॉन्सेप्ट्स। कहने का मतलब है कि मान लीजिए चाकू से उसने हत्या की या मर्डर किया चाकू से या कोई नाइफ से, तो अगर वो, आप उससे कैसे बच सकते हो, अगर उस पर्टिकुलर नाइफ को, उस नाइफ को अगर आप किसी ऐसी जगह छुपा दो, किसी ऐसी अलमीरा में छुपा दो जहां पे पुलिस ही ना पहुंच पाए, तो भाई अगर मर्डर वेपन गायब तो प्रूफ ही नहीं हो सकता कोई चीज, राइट। अगर मर्डर वेपन गायब हो गया तो प्रूफ ही नहीं हो सकता कुछ भी। अब ये चीज समझिए कि अगर मर्डर वेपन गायब है, प्रूफ नहीं हो सकता, तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है, तो फिर आपके मजे हैं। अब सोचिए यहाँ पे जो पुलिस है ना, वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। जब तक मर्डर का वेपन नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब वही बोलना है, आपको वही बोलना है भाई, आप देखो जब तक नहीं बताओगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपको तो मना ही करना है कि भाई मैंने नहीं किया, मैंने, आपको वही बोलना है कि मैं 2 अक्टूबर को सत्संग में थी, वो पाव भाजी वाली पर्ची दिखानी है, वही सब काम करना है आपको। आपको ये चीज नहीं एक्सेप्ट करनी। सेम वे जो मैंने अभी आपको डिस्कशन में बताया, सेम कुछ ऐसा ही हमारा क्या करेगा, हमारा पार्लियामेंट भी करेगा। अब सोचो पार्लियामेंट जो है ना, उसका इंटेंशन गलत नहीं था, पार्लियामेंट भी अब सेम वे करेगा। पार्लियामेंट वांटेड टू मर्डर व्हाट, फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट को मर्डर करने का मन किया, किसका, फंडामेंटल राइट्स। और कुछ भी इंडिविजुअल का, यूजिंग व्हाट, यूजिंग किस चीज के तहत, उसका मर्डर वेपन क्या होने वाला था, यूजिंग अ लॉ। फंडामेंटल राइट्स जो है वो मर्डर करना था यूजिंग व्हाट, यूजिंग अ लॉ। एक लॉ के तहत वो फंडामेंटल राइट की हत्या करना चाह रहा था। बट जैसे ही आप लॉ बनाओगे, सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो पीछे भागने लगेगा आपके कि भैया ये तो गलत लॉ है, हटाइए इसको, हटाइए इसको। तो हमें क्या करना है, हमें इस लॉ को, इस मर्डर वेपन को कुछ ऐसे अलमारी में रखना है जिससे क्या हो जाए, जिससे कभी भी इसको क्या कर पाए, पुलिस पकड़ ना पाए, या उस लॉ को या ऐसे अलमारी में रखना है कि जहां पे वो, उसकी जो चाबी हो किसी को ना मिले, और वो फिर लॉ एकदम सेफ रहे, वो बिल्कुल सेफ साइड पे रहे। ठीक है सर। और इसीलिए हम क्या लेके आए, इसलिए हम लोग लेके आए 9th शेड्यूल रिलेटेड टू 31B, राइट। ये चीजें हम लोग लेके आए, ये चीजें हम लोग लेके आए।
अब हम लोग ये सारी चीजें लेके आने के बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें जब लेके आए हम लोग, क्या लेके आए, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट नॉइस, 9th शेड्यूल। इसमें हम लोग ने क्या किया, पार्लियामेंट को पता था कि भाई हम कुछ भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट तुरंत पीछे पड़ने वाला है, इस वजह से हम लोग ने क्या किया, लेकिन हमारे पास, हमें सोशल रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? सोशल रिफॉर्म्स के लिए अगर किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है तो कोई बात नहीं, सोशल रिफॉर्म इज ज़्यादा ज़रूरी। इस वजह से क्या हुआ, ये 9th शेड्यूल आया और इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि सर ये जो 9th शेड्यूल है क्या हो गया, इसमें अगर आप कोई भी लॉ डाल देते हो तो वो क्या होगा, वो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। हमने क्या किया, हमने इसका जुडिशियल रिव्यू की जो आपका पर्टिकुलर पावर थी वो छीन ली। और ये जो 9th शेड्यूल हम लोग लाए थे, ये किसके तहत लाए थे, फर्स्ट CAA 1951 के तहत ये भी हम लोग लेके आए, राइट। हम लोग ने ऐसा वॉल्ट बनाया जिसमें हम कोई भी लॉ अगर रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी कर रहा है, वो फंडामेंटल का राइट्स का अगर वायलेशन भी कर रहा है तब भी वो लॉ खारिज नहीं किया जाएगा। दिस वाज द पर्पस ऑफ आपका क्या, 9th शेड्यूल। इसमें कोई भी लॉ रख दिया, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन भी कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भैया, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट, मतलब नो जुडिशियल रिव्यू। सो अब इन्होंने क्या बोला कि देयर विल बी नो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ठीक है सर। अब आप ऐसे समझिए कि इसमें जानते हैं पार्लियामेंट का जो शुरू में इंटेंशन था वो तो बड़ा सही था, आई मीन शुरू में जो इंटेंशन था दैट वाज गुड, लेकिन क्या हुआ ना कि वहां पे भी धीरे धीरे भाई बैठते तो नेता ही है, वहां पे होते तो नेता ही है, अब जाहिर सी बात है नेता होंगे तो क्या होगा, राइट। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इसको मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि कोई भी लॉ पास करते थे, सही हो या गलत हो वो सीधे आप डाल देते थे 9th शेड्यूल में, और फिर वो क्या होता था, जुडिशियल रिव्यू हो नहीं सकता था। भाई पता चला कभी आपने अपनी जो सैलरी है वो 500 गुना बढ़ा दी, 500 गुना आपने अपनी सैलरी बढ़ा ली और फिर उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया, तो कुछ मिसयूज होने लगा इस पर्टिकुलर 9th शेड्यूल का, तो इसमें दिक्कत आना शुरू हुई, राइट। लेटर ऑन दीज मिसयूज जो थी ना, ये जो 9th शेड्यूल के मिसयूज जो हो रहे थे, ये जो थे देयर वाज बहुत ज्यादा मिसयूज, बहुत ज्यादा, बिकॉज कुछ ऐसा था 9th शेड्यूल में जो स्टॉप कर रहा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट वाज स्टॉपिंग व्हाट, इट वाज स्टॉपिंग जुडिशियल रिव्यू। 9th शेड्यूल कोई एक ऐसी चीज को रोक रहा था जिसकी वजह से उसका मिसयूज होना शुरू हो गया, वो क्या था सर, वो था जुडिशियल रिव्यू। अब ये क्या है सर, ये हमें पता लगा था आगे जाके कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपके पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये हमें कब पता लगा था, केशव नंदा भारती केस के जजमेंट में हमें पता लगा था, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, राइट, वो हम लोग चीजें अभी आगे पढ़ेंगे। बट अभी यहाँ पे आप समझिए कि अब इस अमेंडमेंट से जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे थे, और जो 13 क्लॉज 2 में डू नॉट मेक लॉ की जो वायलेट करे आपका फंडामेंटल राइट्स, है ना, पहली बात तो हमारा देखा हमने कि ये जो अमेंडमेंट है ये क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। और 13 क्लॉज 2 में क्या दिया है कि कोई भी ऐसा लॉ मत बनाइए, 13 क्लॉज 2 क्योंकि अभी हम लोग 1951 में कमेंसमेंट हो चुका है, तो 13 क्लॉज 2 इसलिए बात कर रहे हैं। इसमें क्या बोला है कि कोई भी ऐसा लॉ मत बनाइए जो क्या कर रहा हो, जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो, ऐसा मत बनाइएगा कोई भी लॉ। अब इस चीज को यहाँ तो आपने 3-3 बना दिए, एक आदमी आए उन्होंने बोला कि यहाँ तो आप लोग ने 3-3 लॉ बना दिए, यहाँ पे 13 क्लॉज 2 बोलता है कि एक भी लॉ मत बनाओ, अब आप 3-3 लॉ बना के बैठे हुए हो। तो सर इसी जजमेंट को, इसी केस को जो है, इसी केस को हम लोग ने आगे देखा, इस बात को लेके एक आदमी कोर्ट में गया, और उसका क्या नाम था सर, उसका नाम था शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद वर्सेस क्या, यूनियन ऑफ इंडिया केस। और ये केस कब का था सर, ये केस था 1951 का। अब इस केस में क्या हुआ ना सर, इस केस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस केस में शंकरी प्रसाद भाई साहब गए, बोले कि सर देखिए इन लोग ने ऐसा ऐसा कर दिया, इन लोग ने 3 लॉ ऐसा बना दिए जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। जैसे बैंक नेशनलाइजेशन, देखिए बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया, उस टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ कि जैसे ऑक्यूपेशन,
अगर मैं ऑक्यूपेशन के वायलेशन की बात करूं, जमींदारी हटाया गया तो डेफिनेटली उनका वायलेशन हुआ। तो उन्होंने बोला कि भैया सर ऐसा है ना कि देखिए इन्होंने 3 लॉ ऐसे बना दिए जो वायलेट कर रहे हैं क्या, आपके फंडामेंटल राइट्स। तो उन्होंने बोला तो क्या मतलब इसमें क्या बताना चाह रहे हो तुम। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर ये 3 लॉ ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं और ये हमारे यहाँ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि देखो शंकरी, जो तुम बात कह रहे हो ना वो सुनने के लिए तो अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली भी देखो जो चीजें थोड़ी अलग हैं। उसमें सर मुझे समझ नहीं आया कि ऐसे देखो सर, तुम ऐसे देखो शंकरी की जो पार्लियामेंट है उसके पास 2 टाइप्स की पावर हैं। कौन कौन सी? ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, प्लीज आप लोग फुल फॉर्म में ही लिखिएगा। ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, लॉ लिख ही दें यार, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर। और दूसरी कौन सी है सर? दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर। इसने बोला ये किसके अंडर है? अंडर आर्टिकल 368, अंडर आर्टिकल 368 हमारे पास जो पार्लियामेंट है उसके पास 2 टाइप्स की पावर है, एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है और दूसरी कौन सी है? दूसरी है सर कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर। अब इसने बोला सर ये क्या बता रहे हो आप, हमारा सुन तो लो पहले ध्यान से। कहता है शंकरी कि देखिए अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि देखो यार ऐसा है ना कि जब भी पार्लियामेंट क्या यूज करेगा, अपने ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर का यूज करेगा, तो जो आउटकम होगा वो क्या निकलेगा? लॉ। ठीक है सर। लेकिन जब भी जो पार्लियामेंट है आर्टिकल 368 का यूज करेगा और कोई भी संविधान में चेंजेस लाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर का यूज करके अगर 368 आर्टिकल 368 के पावर का यूज करके अगर कोई भी चेंजेस लेके आ रहे हैं हम लोग संविधान में, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बोले कि सर क्या मतलब, समझ नहीं आया, मतलब डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? उन्होंने बोला कि आखिरी बार बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर का अगर यूज कर रहे हो तो जो आउटकम निकल के आएगा वो क्या होगा? लॉ होगा। और जो अगर आपने 368 आर्टिकल 368 के पावर का यूज किया तो जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट निकल के आएगा। तो सर दोनों चीज तो एक ही है ना? नहीं, दोनों एक नहीं है। ये जो आर्टिकल हम बात कर रहे हैं ना, आप ऐसे समझिए कि ये जो लॉ निकला है ना ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर से, ये इसकी डेफिनेशन कहां पे दी गई होगी? इसकी डेफिनेशन दी गई है कहां पे? डिफाइंड इन आर्टिकल क्या? 13 क्लॉज 3। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में ये चीज बहुत अच्छी तरीके से क्या है? डिफाइंड है। पता है कि सर इसमें हम लोग ने डिफाइन किया है, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में हम लोग ने डिफाइन किया हुआ है आपके जो लॉ है उसके बारे में डिफाइन किया हुआ है। और हमने जो भी आपका ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर आपने अगर यूज की है पार्लियामेंट ने, तो जो भी आप आउटकम आ रहा है वो लॉ है जो कि डिफाइंड है किसमें? आपके आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में। लेकिन अगर 368 का यूज किया, 368 का यूज किया और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बन के आया, वो तो सर इसमें डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। तो कहने का मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन अगर तुम्हारा हो रहा है, इन्होंने बोला कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो तो लॉ होगा ना जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा होगा। कोई भी ऐसा लॉ 13 क्लॉज 2 क्या कहता है? 13 क्लॉज 2 कहता है कोई भी ऐसा लॉ जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है वो क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। ये बोला है किसने? 13 क्लॉज 2 ने, राइट। लेकिन यहां पे ये जो 368 का यूज किया है ये तो भाई लॉ ही नहीं है, ये लॉ नहीं है, ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और लॉ कैसे नहीं है? क्योंकि 13 क्लॉज 3 में इसके बारे में दिया नहीं गया है, डेफिनेशन नहीं दी गई है, इसलिए ये लॉ नहीं है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये चीजें आ गई, ये चीजें हमें समझ में आई, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं अभी रिसेंटली मॉल गया था, मैं कुछ टाइम पहले अभी मॉल गया था, तो मैं वैसे वॉशरूम जा रहा था, तो वॉशरूम के पास में जैसे मेल फीमेल होता है, उसमें एक फीमेल वॉशरूम था। तो उसमें एक महिला जो थी, एक फीमेल लेडी थी, वो एक पर्टिकुलर एक देयर वाज अ बॉय ऑफ आई गेस
5 साल या कुछ ऐसा होगा एज का, उसके साथ वॉशरूम में गई। तो वहाँ का जो स्टाफ था उसने मना किया कि मैम ये लड़का है और दिस इज अ लेडीज वॉशरूम, दिस इज अ वुमेन्स वॉशरूम, फीमेल वॉशरूम, तो ये जो लड़का है अलाउड नहीं है यहाँ। तो बोला, उस महिला ने बोला कि ये लड़का नहीं है, ये बच्चा है, और वो लेके चली गई। तो कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि विद अ चेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, उन्होंने वर्ड का चेंज करके, वर्ड चेंज करके, लड़का नहीं बच्चा है, इसको चेंज करके वो वहां पे ले गई। सेम यहाँ पे हमारे किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ये लॉ नहीं है सर, ये लॉ नहीं कहोगे आप इसको, दिस इज नॉट लॉ, दिस इज व्हाट, दिस इज समथिंग दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? वो हमारे जो आपका 13 क्लॉज 3 है उसमें डिफाइंड नहीं है। 13 क्लॉज 3 में सिर्फ और सिर्फ क्या डिफाइंड है? व्हाट इज लॉ। तो अगर 13 क्लॉज 2 को ये वायलेट ही नहीं कर रहा, जो हमारा जो पार्लियामेंट का डिसीजन था, क्या क्या पार्लियामेंट का डिसीजन हमारा 15 क्लॉज 4 लेके आना, 9th शेड्यूल लेके आना, और साथ में 19 क्लॉज 6 लेके आना, किसके तहत? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1951। ये जो है 1951 के तहत जो ये काम किया है पार्लियामेंट ने, ये गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये 13 क्लॉज 2 को वायलेट ही नहीं कर रहा, क्योंकि 13 क्लॉज 2 में लिखा है लॉ। अगर कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को आपको वायलेट कर रहा है तब तो दिक्कत दे रहा है वो, तब तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर लॉ ही नहीं है जो वायलेट कर रहा है तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर भैया यहाँ पे चीजें ठीक निकल गई। अब चलिए, कुछ टाइम और बीतता है, कुछ टाइम भाई ऐसे निकल जाता है, इन्हीं सब चीजों में निकल जाता है। अब ये सब चीजों के बारे में ना अगर ऑफलाइन क्लास होती है तो आई यूज टू गिव डिक्टेशन, बट यहाँ पे थोड़ा टाइम का कॉन्स्ट्रेंट है, तो मुझे लगता है कि आपको नोट्स खुद ही बनाने चाहिए, राइट? सो मेक योर नोट्स इन अ वेरी क्रिस्प वे, बहुत ही क्रिस्प तरीके से मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब समझिए, ऐसे कुछ टाइम बीतने के बाद ईयर आता है क्या? 1967। अब कुछ टाइम बीत जाता है और ईयर क्या आता है? 1967। अब 1967 में क्या होता है ना, 1967 में बेंच होती है ना, जैसे आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में बेंच होती है। तो एक बेंच थी गोलकनाथ बेंच की, है ना, एक जो बेंच थी उसका क्या नाम था? गोलकनाथ बेंच, गोलकनाथ बेंच। अब ये बेंच बैठी थी और इधर क्या बैठी थी? जो शंकरी प्रसाद केस में जो बेंच थी वो वाली बेंच बैठी थी, शंकरी प्रसाद बेंच, प्रसाद बेंच एग्जाम्पल है, ठीक है। अब होता क्या है, होता क्या है कि ये जो बेंच थी, गोलकनाथ भाई साहब की बेंच जो थी, ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो जो गोलकनाथ जी थे उन्होंने बोला कि ये बताइए सर, आपकी जजमेंट थी क्या? ये आपने जो जजमेंट दी थी वो क्या थी? क्या दी थी? एक कुछ तो दी थी, याद नहीं आ रहा, थोड़ा याद दिलाइए, मुझे भी याद दिलाइए क्या थी वो जजमेंट जो थी, वो क्या थी? उन्होंने बोला कि सर ऐसा है ना कि पार्लियामेंट के पास दो तरीके के आपके पास पावर्स होती हैं, एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर और एक कौन सी? कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर। अगर ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर का यूज करके पार्लियामेंट कोई भी चेंजेस लाती है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको क्या बोलेंगे? लॉ बोलेंगे, जो किसमें कवर्ड है? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में। लेकिन अगर आर्टिकल 368 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर का अगर यूज करके पार्लियामेंट कोई भी चेंजेस करती है हमारे पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो क्या होगा? वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, वो कोई लॉ नहीं होगा। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो जो आपका आर्टिकल 13 क्लॉज 3 है इसमें कवर्ड नहीं है, तो जो दिक्कत ही नहीं है इसमें। यही हमारी जजमेंट थी, और जजमेंट किसके फेवर में आई थी सर? इसमें जजमेंट आई थी पार्लियामेंट के फेवर में, पार्लियामेंट के फेवर में आई थी। तो ये उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा ये आपने बात कही। लेकिन सर आपकी बात तो ठीक है, पर आपने कभी आर्टिकल 368 पढ़ा है? गोलकनाथ जी बेंच ने पूछा सामने। उन्होंने हाँ पढ़ा है भाई, ऐसे ही थोड़े ना सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, बिल्कुल पढ़ा है मैंने भाई, ऐसे ही थोड़े ना हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इतने बड़े पोजीशन पे। अच्छा सर बिल्कुल सही बात है, आपने जज तो हो आप, लेकिन शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या ऐसी कौन सी गड़बड़ है? क्या नहीं सर आपने शायद नहीं पढ़ा, आपने कभी देखा ही नहीं है 368। अब ये बहस करने लगे कि नहीं भाई हम पढ़े हैं 368 जो है, हमने पढ़ा है आर्टिकल 368 जो है हमने पढ़ा है। उन्होंने बोला कि सर एक बार जजमेंट आप फिर से रिपीट करके देखिए, आपने क्या बोला? 368 है वो क्या बोलता है? ये बताता है प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है सर, प्रोसीजर बताता है ये किस तरीके से अमेंडमेंट हो सकता है। वेरी गुड। इन्होंने बोला कि सर
एक बार जो रिपीट करो आप, एक बार जो जजमेंट है ना, इन्होंने बोला कि इसमें कुछ मिसिंग है। पूछते हैं शंकर प्रसाद बेंच पूछते क्या मिसिंग है बताओ तो। वो सर आर्टिकल 368 में बोलता क्या है, आर्टिकल 368 बोलता है कि प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट वेयर इज द पावर। सर पावर की मिसिंग है, पावर मिसिंग है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पावर का मतलब क्या? अब देखो आप ऐसे समझिए यहाँ पे कि वाई एवरी वर्ड मैटर्स इन लॉ। भाई जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है ना, उनको एक एक कॉमा कहाँ लगाना ये भी पता होता है, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत ही ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता होता क्या चीज है कैसे, लेकिन यहाँ पे एक एक वर्ड जो होता है वो बहुत मैटर करता है। एक एक वर्ड से जजमेंट चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, देयर वाज अ पर्सन नोन एज मोतीलाल नेहरू जी। आप सब लोग उनको जानते होंगे, हमारे श्री प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। ही वाज अ प्रोमिनेंट वकील, ही वाज अ प्रोमिनेंट एडवोकेट या लॉयर, ही वाज अ प्रोमिनेंट लॉयर, प्रोमिनेंट एडवोकेट, बहुत अच्छे और बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड करते थे उस टाइम पे। ये एक बार क्या होता है कि ही वॉज सो मच, मतलब इनका एक जो एटीट्यूड था, स्टैचर था, इतना ऊपर था। ये एक बार केस लड़ रहे थे और होता क्या है कि वो केस हार जाते हैं। मोतीलाल नेहरू जी केस हार जाते हैं, और ना ही सिर्फ केस हारते हैं, जजमेंट जो आता है वो इनके फेवर में आता है। जो इनका जो मुवक्किल था, जैसे हम लोग इनका क्लाइंट जो था, उसको सजा भी हो जाती है, उसको सजा भी हो जाती है। मतलब जज ने भी बोल दिया था कि ही शुड बी हैंग्ड, ही विल बी हैंग्ड पर्टिकुलर डेट पे। तो अब होता क्या है कि उसको ले जाते हैं, इसको मोतीलाल नेहरू जी वगैरह सब ले जाते हैं, और यहाँ पे इसको हैंग करने की तैयारी हो जाती है, शुरू हो जाती है। अब जैसे ही इसको लटका दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है, तुरंत ये बोलता है रुको 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 रुको, जल्दी रुको, इसको जल्दी रोको, ये नहीं तो मर जाएगा। अब इनका पौधा इतना बड़ा था ना, इतना ज्यादा ये पौधा इनका बड़ा था कि कोई मना नहीं कर पाया। और उस टाइम पे वहां पे जो पर्टिकुलर जो भी हैंग हो रहा था उसको रोका गया, उसको उठा लिया गया, ऊपर लाया गया। फिर इनसे कहा गया कि सर आप जस्टिस जो सर्व हो रही थी उसमें बीच में आप आए हो, तो यू विल ऑल्सो बी पनिश्ड। इन्होंने पता है क्या इन्होंने बोला कि सर जस्टिस हैज बीन सर्व्ड, जो जस्टिस है वो हो चुका है। आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है ही शुड बी हैंग्ड, ही शुड बी हैंग्ड, और इतना ही सिर्फ लिखा है। तो लटका तो दिया है, अब क्या मार डालोगे क्या उसको? तो आप सोच रहे हो यहाँ, और उसको फिर छोड़ा भी गया, उसको छोड़ा गया। इसी के बाद से ये ऐड हुआ ही शुड बी डेल्ट हैंग्ड टिल डेथ। ये जो टिल डेथ है ना, ये इसके बाद से ही ऐड होना शुरू हुआ है। तो अब आप सोचो कि ये सारी चीजें हैं कि इतना मैटर करता है। हेयर ऑल्सो इफ वी सी, तो हमें क्या देखने के लिए मिला? प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड हेयर व्हाट इज मिसिंग इज पावर वर्ड। पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है? अब ऐसे समझिए कि मेरे सामने ये कॉफी रखी है, जिसने भी ये कॉफी रखी है, भाई ये मेरे लिए रखी है, मतलब मुझे ये पीना चाहिए, ये कॉफी जो है ये मुझे पीना चाहिए डेफिनेटली ना। अगर उसने मुझसे नहीं बोला है, ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ के ला के रख रहा है और वो मुझसे नहीं बोल रहा है, तो मतलब समथिंग इज अंडरस्टूड। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो अंडरस्टूड है। वो अगर यहाँ ला के कॉफी रख रहा है तो भाई जाहिर सी बात है कि ये मेरे लिए रखी जा रही है, मुझे पीना होगा, राइट? कल को ऐसा तो है नहीं कि मैं पी लूंगा तो आके कहेगा अरे सर मैंने यहाँ पे आके कॉफी रखी थी, वो हमारे बिल्ली के लिए थी, आप क्यों पी गए? अरे तो भाई यहाँ रखी क्यों? डेफिनेटली ना। तो ये सारी चीजें, अब शंकरी जो प्रसाद का जो बेंच था वो कंफ्यूज होगा कि यार ये क्या बोल रहे हो भाई, ये जो प्रोसीजर है वो इसीलिए तो दिया होगा ताकि हम यूज कर पाए। तो भैया गोलकनाथ जी कहते हैं सर ऐसा है ना कि लॉ में जो लिखा है सिर्फ वही माना जाएगा, वी ओनली फॉलो व्हाट इज रिटन। और अपने आर्टिकल जो 368 है उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि भैया यू हैव प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट पावर। यू डोंट हैव द पावर, वर्ड इज मिसिंग, सो दैट अब आपको इसमें मुझे कोई बहस करने की बात ही नहीं है, क्योंकि पावर वर्ड ही नहीं चल रहा है, इसमें पावर वर्ड ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि यू हैव पावर, एंड हाउ कुड यू डू दैट? ये जो बहस हो रही थी, ये जो बहस हो रही थी, ये होते होते किसने देखा पता है? ये होते होते देख रहा था पार्लियामेंट, बीच में बैठ के इसको विटनेस कर रहा था, देख रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। पार्लियामेंट कहता सर मैं कुछ बात पूछूं? बोला हाँ पूछो। सर प्रॉब्लम क्या आ रही? प्रॉब्लम ये पावर वर्ड आ रही। सर सिर्फ इतनी सी ही तो प्रॉब्लम है। पार्लियामेंट कहता है सर सिर्फ इतनी ही तो प्रॉब्लम है, एक काम करते हैं ना कि इसको ऐड कर देते हैं, अभी ऐड कर देते हैं। और पार्लियामेंट ने क्या किया? तुरंत ही ऐड करना चाहा, अभी ऐड करते हैं। गोलकनाथ जो बेंच थी उन्होंने बोला कि अरे तुम एकदम क्या भाई, तुम क्या कर रहे हो है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है? यू आर टॉकिंग अबाउट, मतलब
अभी अभी मैंने बोला कि यू डोंट हैव पावर, अभी अभी मैंने बोला कि तुम्हारे पास पावर नहीं है इसको चेंज करने का, और तुम अभी दूसरी फिर वही बात कर रहे हो कि मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, अभी इसको ऐड कर देता हूँ। हाउ विल यू ऐड, कैसे ऐड करोगे जब तुम्हारे पास पावर ही नहीं है? तो राइट। तो होता क्या है, इन्होंने क्या किया पार्लियामेंट ने यूजिंग आर्टिकल व्हाट 368 ही, आर्टिकल 368 को यूज करके, तो आर्टिकल 368 को पावर वर्ड जो है वो ऐड कर दिया, पावर वर्ड जो है इसमें ऐड कर दिया, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर एंड प्रोसीजर एंड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इन्होंने ऐड कर दिया। और ये किसके तहत ऐड किया था? 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। ये जो पावर वर्ड है ये ऐड हुआ। अब ये मुद्दा कहाँ गया? ये मुद्दा गया हमारे कहाँ तक? केशव नंदा भारती केस तक, जो क्या था 1973 का केस था, इसमें जजमेंट आई थी, सॉरी, राइट। तो इसमें जजमेंट आई थी। तो ये हमारा जब केशव नंदा भारती केस में गया, तो केशव नंदा भारती केस में जब ये पूरी चीजें गई, तो केशव नंदा जी ने बोला, इस केस में जो जजमेंट आई, उन्होंने बोला कि नहीं, पार्लियामेंट इज राइट। वाई? क्यों सही है? क्योंकि इस तरीके से अगर हम बात करेंगे कि हम उसमें चेंज ही नहीं कर सकते, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग नहीं रहेगा, समय के हिसाब से बदलना हमें जरूरी है, राइट। सो वी विल बी नीडिंग सम चेंजेस इन फ्यूचर, और इस तरीके से करोगे तो फिर कभी भी हम इसको आगे चेंज भी नहीं कर पाएंगे। इफ देयर वुड बी अ वेरी गुड नीड ऑल्सो, वी विल नॉट बी एबल टू चेंज दिस पर्टिकुलर थिंग। तो पार्लियामेंट यहाँ पे सही है कि अगर, जैसे मैंने बताया ना, मंदिर में रखा हुआ जो पैसा है उसको ऐसे तो नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर उसकी जो नीड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर क्या करेंगे? तब हम लोग चेंज कर सकते हैं, राइट। तो केशव नंदा भारती केस में ये लास्ट जजमेंट आया कि यस, यू हैव पावर प्लस प्रोसीजर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें हमको पता लग गई। ये पूरी कहानी जो थी ये आपके किस चीज के लिए थी? ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थी? आपके अमेंडमेंट के लिए। ये अमेंडमेंट की आपकी कहानी थी। अब विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर थिंग। आपके अमेंडमेंट की मैंने सारी बातें, जो चीजें थी वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वो सब चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, राइट। सो अब ये चीज, इसमें एक चीज आपको मैं और बता देता हूं, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज और। द थिंग इज कि जब हम लोग जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे थे, जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे थे ना, जुडिशियल रिव्यू में हम लोग जब बात कर रहे थे, हम लोग जब यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू, लेट मी सी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। सो हम लोग ने बात की थी जुडिशियल रिव्यू कहाँ पे? 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल में जब हम लोग जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या हुआ था कि अब जुडिशियल रिव्यू जब नहीं हो सकता तो मिसयूज होना बढ़ जाएगा। तो बाद में एक केस आता है IR कोहेलो केस, ये केस आता है 2007 में। इसमें बताते हैं ये, इसमें बोलते हैं कि जो भी ऐसे केस होंगे, जो भी ऐसे लॉ होंगे जो 24 अप्रैल 1973, और ये जजमेंट डे कौन सा था? ये जजमेंट था केशव नंदा वाला, नंदा भारती। इस जजमेंट के बाद के, इस जजमेंट के पहले के जो केस हैं उनको तो चलो, अब जो लॉ चले गए 9th शेड्यूल में चले गए। इस जजमेंट के पहले के, इस डेट के पहले के जितने भी लॉज हैं, अगर वो 9th शेड्यूल में हैं उनको मैं टच नहीं करूंगा, लेकिन इस जजमेंट डेट के बाद के जो भी लॉज हैं, इनके बाद के जो भी लॉज हैं, उनको हम लोग जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं अब। तो दिस वाज आपका जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट था, वो भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से अब चीजें चल रही हैं, राइट। सो दिस वाज योर कंप्लीट कहानी, किस तरीके से शंकरी प्रसाद, फिर उसके बाद गोलकनाथ केस वर्सेस पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब 1967 वाला जो केस हुआ था ये, और ये सारी चीजें हम लोग ने देखा। फिर केशव नंदा भारती केस में हमें चीजें देखने के लिए मिली। अब इसके बाद हम लोग प्रॉपरली अपना जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, जैसे ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है ना, 6 ब्रॉड कैटेगरीज में, वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो अब फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपरली स्टार्ट करना है, एंड ट्रस्ट मी, टचवुड, योर जो कोर्स है ना आपका, ये थोड़ा ठीक पेस पे चल रहा है। विद दिस वी विल बी एबल टू, अगर हम लोग ठीक ठाक इस तरीके से चलते हैं, तो वी विल बी एबल टू कंप्लीट आर दिस पॉलिटी एंड ज्योग्राफी का कोर्स विद इन, आई गेस, 1.5 मंथ्स, क्योंकि 3 दिन के ही हो रहे हैं, तो 1.5 महीने, 1.5 से मैक्सिमम 2, और अगर कोई और आपका सब्जेक्ट नहीं स्टार्ट करते हैं तो इतने में खत्म हो जाना चाहिए, राइट। 2 महीने और लगेंगे, बट
इस 2 महीने के में तो पक्का है कि ज्योग्राफी भी खत्म कर रहे हैं एंड पॉलिटी भी खत्म कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट वाइज वी आर गोइंग ऑन, इस तरीके से चलेंगे तो आपका डेफिनेटली जो कोर्स है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाएगा। होप दिस जो पर्टिकुलर कहानी मैंने आपको समझाई है प्रॉपरली समझ में आ गई होगी, कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं क्रिएट हो रही होगी इन दिस पर्टिकुलर ये कहानी जो है आपको, इसमें आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही होगी, राइट। सो विद दिस आई विल बी एंडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।